Hello students, myself Dr. नीता शिलानी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी। साइन ऑफ प्रेगनेंसी के क्लिनिकल फीचर्स हैं एमिनोरिया, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, एनलार्ज एंड टेंडन ब्रेस्ट, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन, फटीगनेस एंड एग्जॉशन एंड मेटालिक टेस्ट इन माउथ। अगर कोई भी पेशेंट ये सारी कंप्लेन बताती है, सारे क्लिनिकल फीचर्स उसमें हमें मिलते हैं, तो ये समझना चाहिए कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। एमिनोरिया आपको पता है क्यों मिलेगा, क्योंकि ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेगुलरली इंक्रीज होते रहेंगे, जो आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में एमिनोरिया रहेगा। नॉजिया एंड वॉमिटिंग जनरली जो प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट होती हैं उनमें ही मोस्टली मिलती, ठीक है। यंगर एज ग्रुप पेशेंट में मिलेगा, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो मदर या सिस्टर की नॉजिया एंड वॉमिटिंग की, उनमें ज़्यादा रहता है, या जिन पेशेंट का लो बॉडी मास इंडेक्स होता है उनमें वॉमिटिंग की कंप्लेन ज़्यादा मिलेगी। अब इसकी भी अलग अलग थ्योरीज़ हैं। अगर HCG का हार्मोन्स का जो अमाउंट होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो उसके रिएक्शंस की वजह से भी वॉमिटिंग होती है, या कोई डाइटिक डेफिशिएंसी हो, अगर उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो, उसकी वजह से भी पेशेंट को कंप्लेन होती है नॉजिया एंड वॉमिटिंग की। या गैस्ट्रिक मोटिलिटी अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, मसल्स का रिलैक्सेशन कराता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन भी होती है। अब हम बात करेंगे कि जेनाइटल जो ऑर्गन्स हैं, वल्वा, वजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हम इनका इंडिविजुअल बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वल्वा। तो वल्वा में क्या क्या हमें क्लिनिकल फीचर्स या क्या क्या उसमें दिखेंगे, तो वल्वा क्या रहेगी, इडिमेटस रहेगी, वैस्कुलर रहेगी, और जो लेबिया माइनूरा है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड रहेगा एंड हाइपरट्रोफाइड रहेगा। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्यू टू डिमांड ऑफ द ग्रोइंग यूट्रस एंड एम्ब्रियो की वजह से ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि लेबिया मेजोरा एंड माइनूरा में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड रहेगा एंड हाइपरट्रोफी रहेगी। हाइपरट्रोफी मतलब सेल का साइज इंक्रीज होना, एंड हाइपरप्लेशिया मतलब सेल का नंबर इंक्रीज होना, ठीक है। एंड जो सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज़ होती हैं वो भी पेशेंट में रहेगी, और स्पेशली किस में रहेगी, मल्टीपैरा पेशेंट में। मल्टीपैरा पेशेंट में भी इसलिए रहेगी क्योंकि मल्टीपैरा पेशेंट में प्री प्रेग्नेंट की वजह से जो उनकी जो सुपरफिशियल वेन होती है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज होगी एंड डायलेटेड रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए उनमें सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी। प्रेगनेंसी में जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो है वेरिकोज वेन की कंप्लेन, जो एंड ऑफ द मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, या आप बोल सकते हैं सेकेंड या फाइनल ट्राइमेस्टर में मिलेगा। तो किस वजह से मिलता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ग्रोइंग फीटस की वजह से क्या होता है, मदर की लेग में की जो वेन होती है उनमें बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से वीनस क्या होता है, इनसफिशेंसी होगा। तो आप ये कैसे कंफर्म करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, सिम्टम्स कैसे दिखेंगे पेशेंट में, ये देखो आप देख रहे होंगे कि ये जो वेन्स हैं, ठीक है, कैसी हैं, बल्ज है ना पूरी, और कैसी स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है इनका, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही दिख रहा है ना, ट्विस्टेड टाइप का है। अगर आप टच करोगे तो कैसी फीलिंग आएगी, सॉफ्टनेस रहेगी, और इसका कलर कैसा है, ब्लू या पर्पल कलर की दिखेगी, है ना, ठीक है। और ये ग्रोइंग रीजन से आपका पूरा एंकल एरिया को कवर करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत मेन कंप्लेन है जो प्रेग्नेंट लेडी में मिलता है। अब बात करते हैं हम वजाइना में। वजाइना में क्या रहेगा, तो सेम मैंने पहले ही बताया कि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहेगा, इस वजह से वजाइना की वॉल बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफाइड, इडिमेटस और बहुत ज़्यादा वेस्कुलर मिलेगी, ठीक है। और जो वजाइना की वॉल है, ठीक है, उसमें आपको कैसा मिलेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलेगा, जिसको आप बोलते हैं जैकमर या चैडविक साइन। ये आपको मोस्टली कौन सी वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मिलेगा, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मिलेगा, और मोस्टली कहाँ मिलता है, वेस्टिब्यूल्स एंड एंटीरियर वजाइनल वॉल पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वेनस प्लेक्सस की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो लेंथ होती है एंटीरियर वजाइनल वॉल की वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहेगी। जो नॉर्मल लेंथ कितनी होती है एंटीरियर वजाइनल वॉल की, 7 सेंटीमीटर, एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल की 9 सेंटीमीटर। तो मोस्टली क्या होता है, जो एंटीरियर वजाइनल वॉल है उसकी ही लेंथ हमें ज़्यादा इंक्रीज़ रहेगी, ठीक है।
जो वजाइनल जो सिक्रेशन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाते हैं। और कैसे होंगे? कॉपियस होंगे, थिन होंगे, कर्डी होगा, कर्डी वाइट कलर का मिलेगा। और जो पीएच है वो भी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, जैसे बच्चों आपको पता ही है जो पीएच किस वजह से होता है, क्योंकि जो वजाइनल सिक्रेशन में क्या होता है, कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? डॉर्डलिन बेसिलाई। तो ये क्या करते हैं, जो ग्लाइकोजन है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ का पीएच का बना रहता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी स्टेट में क्या होता है, ईस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस वजह से पीएच भी, मतलब जो एसिडिक जो एनवायरनमेंट है, मतलब जो बैक्टीरिया है डोर्डलिन बेसिलाई, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पीएच का बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। जो नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है वजाइनल एरिया का? 4 to 5.5 रहता है, बट प्रेगनेंसी में स्लाइडली क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूट्रस में। इसमें मैंने यूट्रस में आपको बताया है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में जो नॉर्मल यूट्रस का वेट कितना होता है, 60 ग्राम। जो कैविटी की कैपेसिटी है वो 5 to 10 ml होती है, एंड जो नॉर्मल लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर होता है। बट प्रेग्नेंट स्टेट में क्या होता है, वेट जो 60 ग्राम था वो बढ़ के कितना आ जाता है, 900 to 1000 ग्राम तक आ जाते हैं। और जो लेंथ जो नॉर्मल 7.5 सेंटीमीटर थी वो कितना आ जाता है, 35 सेंटीमीटर। और जो कैपेसिटी जो सिर्फ 10 ml तक की कैपेसिटी थी वो कितना बढ़ के जाते हैं, 1000 ml तक कैपेसिटी इतना इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब जो यूट्रस की जो मसल्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो मसल्स में सबसे पहले क्या होता है, मसल्स जितनी भी होती है उसमें सब में हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया होता है। किसकी वजह से? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कौन से हार्मोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जिसका सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है, अर्ली स्टेज में कॉर्पस ल्यूटियम से हो रहा है। तो इसके हार्मोन्स के सिक्रेशन की वजह से सारी मसल्स फाइबर्स क्या होते हैं, उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है और नंबर भी इंक्रीज़ होता है, और फ्यू नए मसल्स भी ऐड होते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है, ये तो भी उनका नंबर और साइज़ बढ़ने के बाद। अब सेकेंड नंबर पे आता है स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स फाइबर्स। तो 20 वीक के बाद जो है बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फीटस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन हो जाता है। तो इसकी वजह से वॉल क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, मतलब उसका जो साइज़ है वो सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर तक रह जाता है। ठीक है, अब है, अगर आप यूट्रस को फील करोगे प्रेग्नेंट स्टेट में तो आपको जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कैसा रहेगा, फॉर्म फीलिंग रहेगी, बट प्रेग्नेंट स्टेट में कैसा हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और इलास्टिक रहेगा। और जो यूट्रस में भी जो फंडस का साइड है वो बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा इनलार्ज रहेगा। ठीक है, अब जो मसल्स फाइबर्स जो ये यूट्रस हैं, ठीक है, इसमें जो मसल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा रहेगा? तो मैं सबसे पहले बात करूँगी जो फंडल एरिया है। तो फंडल एरिया में जो ये आउटर साइड देख रहे हो आप, तो जो आउटर एरिया में होता है यहाँ पे हुड लाइक का अरेंजमेंट होता है, ये ऐसे पैटर्न में दिख रहा है, हुड लाइक का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और ये किसके कंटिन्यूएशन में होता है, ये इसके राउंड लिगामेंट के कंटिन्यूएशन में रहेगा। ठीक है, जो इनर साइड में है, इनर साइड में है, यहाँ पे स्कैंटी और स्फिंक्टर लाइक अरेंजमेंट रहेगा। और ये अराउंड कहाँ होता है, ट्यूबल ओपनिंग के एंड इंटरनल ऑस के अंदर में रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो इंटरमीडिएट होती है, जो ये ऐसे देखिए आप, जो इंटरमीडिएट साइड में है, तो यहाँ पे ये ऐसे क्रिस क्रॉस फैशन में बने हुए हैं, और ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है। और इससे ये मसल्स फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा है, एकदम ऐसे एकदम एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना, तो एक पैटर्न बनाता है, फिगर ऑफ 8 पैटर्न बनाता है। इसके अंदर क्या होती है, जितनी भी ब्लड वेसल्स एंड मसल्स फाइबर्स होती है इसके अंदर से जाती हैं। तो जब भी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है तो मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंड ब्लड वेसल्स जो इसके अंदर से गुजर रहे हैं वो अक्लूड हो जाती है, जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं? जनरली जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है, यूट्राइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी के थ्रू होता है। बट प्रेग्नेंट स्टेट में क्या होता है, जो यूट्राइन आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, मतलब उसमें जो ब्लड फ्लो का जो अमाउंट है वो 8 गुना ज़्यादा हो जाता है। 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड तक ब्लड फ्लो 8 गुना बढ़ जाता है। ये सारा किसके इन्फ्लुएंस से होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। तो जो आर्टरीज होती है वो सारी स्पाइरल होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, एंड वेन क्या रहेंगे, वेन तो डायलेटेड रहेंगे, वॉल्वलेस रहेंगे, और बहुत सारे लिम्फेटिक चैनल्स क्या होंगे, ओपन अप हो जाएंगे। और जो भी वेस्कुलर जो चेंजेस सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस होते हैं वो
प्लेसेंटल साइड की तरफ सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब मैं शेप बताती हूँ कि यूट्रस का जो शेप हो वो कैसा रहेगा। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में पायरीफॉर्म शेप रहता है अर्ली मंथ तक, ठीक है। उसके बाद ये 12 वीक तक ये ग्लोबुलर शेप में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे यूट्रस इनलार्ज होता है तो वापस से पायरीफॉर्म शेप आ जाता है या ओवाइड शेप में 20 वीक प्रेगनेंसी में आ जाते हैं। फिर देन ये 36 वीक के बाद जो है वापस से स्फेरिकल से जैसे नॉर्मल था ना वैसे ही बनना स्टार्ट हो जाती है। मैंने इसमें डायग्राम में भी बनाया है, ये देखो अर्ली मंथ ऑफ में कैसे है पायरीफॉर्म शेप है, ठीक है। उसके बाद 12 वीक में कैसे एकदम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वैसे है, ठीक है। इसके बाद 20 वीक ऑफ में वापस से पायरीफॉर्म या ओवॉइड स्ट्रक्चर में आ गया एंड बियॉन्ड 36 वीक के बाद स्फेरिकल शेप में आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहता है, तो ये किसकी वजह से होता है। अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये अपने आप ही मतलब स्पॉन्टेनियसली इरेगुलर इनफ्रिक्वेंट स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं और ये पेनलेस होता है, मतलब पेशेंट इनके लिए कॉन्शियस नहीं होता है बट और ये सर्विक्स को डायलेशन को भी अफेक्ट नहीं करता है। और इस टाइम पे क्या होता है जो इंट्रायूट्राइन प्रेशर होता है वो भी बहुत कम रहता है, 8 mmHg रहता है। और आप इसको कैसे कंफर्म कर सकते हो, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू या एब्डोमिनल पैल्पेशन के थ्रू आप इसको कंफर्म कर सकते हो। बट नियम टर्म पे क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ही फ्रिक्वेंट हो जाते हैं, मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है और अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो इरेगुलर है ना पेनलेस जो कॉन्ट्रैक्शन थे वो मर्ज हो जाते हैं किसमें, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, किसके टाइम पे, लेबर के टाइम पे, जो क्या करते हैं लेबर मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जो प्रेग्नेंट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है बच्चों से बोलते हैं डेसिडुआ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो डेसिडुआ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इसकी भी थिकनेस एंड वैस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और ये भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से। जो डेसिडुआ होता है ये साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ डेसिडुआ, ठीक है। तो जो वेल डेवलप्ड डेसिडुआ होता है तो उसको 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो सबसे पहले लेयर होते हैं कॉम्पैक्ट लेयर, ठीक है, सुपरफिशियल जिसे बोलेंगे कॉम्पैक्ट लेयर, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट होती है स्पॉन्जी लेयर एंड उसके बाद आती है बेसल लेयर। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें क्या होता है, ये जो कॉम्पैक्ट लेयर और ये जो स्पॉन्जी लेयर होती है इन दोनों की स्लफिंग होती रहती है, ठीक है। एंड जो बेसल लेयर रहती है हमेशा प्रेजेंट होती है, इस बेसल लेयर से ही वापस से रीजनरेशन स्टार्ट होता है, स्पॉन्जी लेयर बनता है फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट लेयर बनता है। तो ये प्रोसेस पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चलती रहती है। बट क्या होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये तीनों लेयर क्या होगी आपकी हमेशा प्रेजेंट रहेंगी। एंड उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा, ये सुपरफिशियल जो कॉम्पैक्ट लेयर है ना, ठीक है, इसमें यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। अच्छा ये डेसिडुआ काम क्या करती है, एक तो ये क्या करती है रिलैक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाती है, जिसका काम क्या होता है ड्यूरिंग लेबर मायोमेट्रियम का रिलैक्सेशन कराएंगी एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर के टाइम पे ही प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज़ कराएंगी जो उसके लेबर के मैकेनिज्म में हेल्प करेंगी, ठीक है। और जो प्लेसेंटा का जो बेसल प्लेट होती है, प्लेसेंटा की 2 प्लेट होती है, कोरियोनिक प्लेट एंड बेसल प्लेट। तो जो बेसल प्लेट होता है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी प्लेसेंटा, वहाँ हम डिस्कस करेंगे बेसल प्लेट के बारे में, ठीक है। ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ डेसिडुआ, ठीक है। अब जब ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है डेसिडुआ में, उसके बाद इसके नेम आगे रीनेम इनका होता है डेसिडुआ बेसिलिस। मतलब जहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट का जो बेस होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट आप देख रहे हो, उसका जो बेस है बेस से जो कांटेक्ट कर रहा है उसे बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है।
एंड सेकेंड आता है डेसिडुआ कैप्सुलिस, मतलब जो थिन सुपरफिशियल जो कॉम्पैक्ट लेयर आप देख रहे हो ना, जहाँ से जो पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर करके रख रहा है, वो है डेसिडुआ कैप्सुलिस। एंड डेसिडुआ वेरा, जो रेस्ट ऑफ द डेसिडुआ लाइनिंग है आउटसाइड ऑफ द यूट्राइन कैविटी, ये यूट्राइन कैविटी है, उसके जो बाहर जो रेस्ट ऑफ द डेसिडुआ है, इसे बोलेंगे डेसिडुआ वेरा। ठीक है, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद की है ये 3 स्टेज, एंड ये जो 3 मैंने आपको बताया ये बिफोर इम्प्लांटेशन के स्टेजेस हैं। ठीक है, एंड ये डेसिडुआ का मेन फंक्शन क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन हो उसमें हेल्प करना है। मतलब कैसे हेल्प करेगा, उसको गुड अच्छा क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिससे वो इम्प्लांटेशन हमेशा रहे, मतलब वो मिसकैरेज ना हो, है ना। और अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का मैटर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।